कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है, अलार्म बजता है। और वहीं से हमारे फैसलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। कोई इंसान उस अलार्म को बंद करता है, नाश्ते में क्या खाना है ये तय करता है। फिर काम पर जाने का रास्ता चुनता है और दफ्तर पहुंचकर कई अहम व्यावसायिक फैसले भी लेता है। हम इंसान हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि इतनी समझदारी होने के बावजूद हम अक्सर गलत नतीजे पर क्यों पहुंच जाते हैं? हाँ, हम किसी चीज या इंसान को देखे बिना ही उसके बारे में राय क्यों बना लेते हैं, या फिर हमारी बेहतरीन योजनाएं बुरी तरह फेल क्यों हो जाती हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। YouTube चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण पर सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये गहराई से किया गया विश्लेषण नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमैन की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के सबसे अहम अंशों पर आधारित है। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि इंसानी दिमाग जानकारी को असल में कैसे प्रोसेस करता है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो बहुत तर्कसंगत है और सोच समझकर फैसले लेता है। हर किसी को लगता है कि उसके फैसले पूरी तरह से तर्क पर टिके हैं, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हमारी सोच की कई ऐसी छिपी हुई कमजोरियां हैं जो हमें रोजाना चकमा देती हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम दिमाग के उन शॉर्टकट्स को समझें, अपनी दिमागी गलतियों की पहचान करें और ये सीखें कि जिंदगी में बेहतर और सटीक फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। तो ये सफर शुरू होता है 1969 की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, जेरूसलम का मशहूर कैफे रिमोन। जहां अक्सर प्रोफेसर्स की महफिल जमती थी। वहीं पर डैनियल कॉनमैन ने अमोस ट्वार्स्की के साथ लंच किया और बातों बातों में इस बात पर शोध करने का फैसला किया कि क्या लोग स्वभाव से ही अच्छे गणितज्ञ होते हैं। क्या हम बिना किसी फॉर्मूले के सही अनुमान लगा सकते हैं। और उन्हें जो नतीजा मिला वो सच में चौंकाने वाला था। अरे, बड़े बड़े शोधकर्ता भी अपने इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान में भारी गलतियां करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ही कम डेटा के आधार पर बड़े और पक्के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये दिमागी खेल आखिर कैसे काम करता है। इसे गहराई से समझने के लिए ये किताब हमारे दिमाग को दो काल्पनिक किरदारों में बांटती है। दो अलग अलग सिस्टम जो एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, पहले को सिस्टम 1 कहा जाता है। ये बहुत तेज है, पूरी तरह से स्वचालित और बिना किसी मेहनत के काम करता है। जैसे किसी आवाज में छिपे गुस्से को तुरंत पहचान लेना, या रोज वाले रास्ते पर खाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक घर पहुंच जाना और रास्ते का कुछ याद भी नहीं रहना। ये सब सिस्टम 1 का कमाल है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम 2, जो काफी धीमा है, सोच समझकर काम करता है और इसमें गहरी गणना की जरूरत होती है। गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना हो या भीड़ भरे चौराहे पर गाड़ी पार्क करनी हो, तो सिस्टम 2 को काम पर लगाना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बहुत आलसी है। एक तरह का लेजी कंट्रोलर। एकदम सही। ये तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक इसे पूरी तरह से मजबूर न किया जाए। और अगर हम विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इस आलस का एक कारण भी समझ आता है। वो कैसे? हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब झाड़ियों में सरसराहट सुनकर अगर वो रुककर विश्लेषण करने लगता कि ये हवा है या शेर, हाँ, तो शायद वो किसी का शिकार बन चुका होता। वहां तुरंत भागने का फैसला लेने वाला सिस्टम एक ही इंसान को जिंदा रख सकता था। ये एक बहुत ही सटीक बात है। हमारा दिमाग मूल रूप से हमारी जान बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए नहीं। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में जहां शेर से नहीं बल्कि शेयर बाजार और जटिल रिश्तों से निपटना है, वहां ये हमेशा जल्दबाजी करने वाला सिस्टम 1 हमें फंसा देता है। और जब हमें वाकई सिस्टम 2 की जरूरत होती है तो वो अक्सर थका हुआ होता है, जिसे मनोविज्ञान में ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। बिल्कुल। एक प्रयोग में लोगों को 7 अंकों की एक संख्या याद रखने का मुश्किल काम दिया गया। ये स्पष्ट रूप से सिस्टम 2 का काम है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। और इसके तुरंत बाद उन्हें नाश्ते में चॉकलेट केक और सेहतमंद फ्रूट सैलेड के बीच चुनाव करने को कहा गया। और नतीजा ये रहा कि ज्यादातर लोगों ने चॉकलेट केक को चुना, क्योंकि उनका सिस्टम 2 थक चुका था। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल मेल खाता है। सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर के पास हमेशा चॉकलेट क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि पूरे स्टोर में घूमकर और फैसले लेकर हमारा सिस्टम 2 पूरी तरह थक चुका होता है। और बिल चुकाते समय हमारा लालची सिस्टम 1 हावी हो जाता है, जिसे बस तुरंत मिलने वाली खुशी चाहिए। यही कारण है कि मानसिक ऊर्जा और आत्मनियंत्रण एक ही सीमित भंडार से आते हैं। जब दिमाग थका होता है तो वो आसान रास्ता चुनता है। इसी आत्मनियंत्रण से जुड़ा वॉल्टर मिशेल का वो प्रसिद्ध कुकी प्रयोग है, जहां उन्होंने 4 साल के बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके सामने कुकी रख दी। और बच्चों से कहा गया कि शोधकर्ता 15 मिनट के लिए बाहर जा रहा है।
अगर वो 15 मिनट तक उस कुकी को बिना खाए इंतजार कर लेंगे तो उन्हें इनाम के तौर पर 2 कुकीज मिलेंगी। 4 साल के छोटे बच्चे के लिए 15 मिनट इंतजार करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। सच में, कुछ बच्चों ने हार मान ली और तुरंत कुकी खा ली, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद पर नियंत्रण रखा। आंखें बंद कर लीं और 15 मिनट काट लिए। लेकिन इस प्रयोग का असली जादू उस दिन नहीं बल्कि 10-15 साल बाद दिखा। जिन बच्चों ने उस दिन आत्मनियंत्रण दिखाया था, वो बड़े होकर स्कूल में और संज्ञानात्मक कार्यों में कहीं आगे निकले। यानी जीवन के शुरुआती दौर में ही अपने सिस्टम 2 को इस्तेमाल करने की क्षमता भविष्य की सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना बन जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम इंसान ये मानकर चलते हैं कि हम हमेशा सोच समझकर ही जवाब देते हैं। लेकिन हम वाकई ऐसा नहीं करते। एक बहुत ही मशहूर बैट एंड बॉल पहेली है जो हमारे दिमाग के इस भ्रम को बेनकाब कर देती है। हाँ, वो पहेली। एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत $1.10 है। बैट की कीमत बॉल से ठीक $1 ज्यादा है, तो बॉल की कीमत क्या होगी? जैसे ही कोई ये सवाल सुनता है, उसका दिमाग चिल्लाकर कहता है 10 सेंट। और ये सहज लगने वाला जवाब पूरी तरह से गलत है। चलिए इसका गणित समझते हैं। अगर बॉल 10 सेंट की है और बैट उससे $1 महंगा है, यानी बैट $1.10 का हो गया, तो दोनों की कुल कीमत मिलाकर $1.20 हो जाएगी। लेकिन सवाल में कुल कीमत $1.10 है। तो सही जवाब असल में 5 सेंट है। बॉल 5 सेंट की और बैट $1.05 का, कुल $1.10। ये पहेली दिमाग की कॉग्निटिव ईज यानी संज्ञानात्मक सहजता का बेहतरीन उदाहरण है। जब दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता तो उसे सुकून मिलता है। सिस्टम 1 तेजी से एक आसान जवाब उछाल देता है और हमारा आलसी सिस्टम 2 बिना जांचे परखे उसे सही मान लेता है। कमल के पत्तों वाली पहेली भी तो ऐसी ही है। हाँ, एक झील में कमल के पत्तों का गुच्छा हर दिन 2 गुना होता है। पूरी झील ढकने में 48 दिन लगते हैं। तो आधी झील ढकने में कितने दिन लगेंगे? सिस्टम 1 तुरंत आधा समय यानी 24 दिन कहता है। जबकि सही जवाब 47 दिन है, क्योंकि 47वें दिन जो आधी झील ढकी होगी वो 48वें दिन दोगुनी होकर पूरी झील ढक लेगी। तो ये आलसी दिमाग हमें लगातार गलतियां करवा रहा है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि हम इस आलस को चकमा भी दे सकते हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ यही पहेलियां आजमाई गईं। हाँ, जब साफ फॉन्ट में दी गई तो कई होशियार छात्रों ने गलत जवाब दिए। लेकिन जब उन्हीं पहेलियों को खराब और धुंधले फॉन्ट में प्रिंट करके दिया गया, जिसे पढ़ना मुश्किल था। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सही जवाब देने का प्रतिशत 10% से बढ़कर सीधे 35% हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब फॉन्ट खराब था तो पढ़ने में दिमागी जोर लगाना पड़ा। इस थोड़े से कॉग्निटिव स्ट्रेन या संज्ञानात्मक तनाव ने आलसी सिस्टम 2 को झकझोर कर जगा दिया। और जागने के बाद उसने सिस्टम 1 के जल्दबाजी वाले गलत जवाब को पकड़ लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि थोड़ी सी मुश्किल दिमाग को एनालिटिकल मोड में ला देती है। इसी आलस से एक और खतरनाक शॉर्टकट पैदा होता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन हेयरिस्टिक कहा जाता है। मुश्किल सवालों से बचने के लिए हमारा दिमाग आसान सवालों का जवाब देने लगता है। जैसे अगर पूछा जाए, जिंदगी में कितनी खुशी है? ये बहुत जटिल सवाल है। इसके लिए कैरियर्स, फास्ट, सबका मूल्यांकन करना होगा। लेकिन दिमाग तुरंत इसे आसान सवाल से बदल देता है कि अभी इस वक्त मेरा मूड कैसा है। और इंसान अपने वर्तमान मूड के हिसाब से पूरी जिंदगी की खुशी का आकलन कर लेता है। ये शॉर्टकट इंसान हर जगह इस्तेमाल करता है। अगर कोई पूछे कि क्या लुप्तप्राय जानवर को बचाने के लिए फंड देना चाहिए, तो दिमाग ये नहीं सोचता कि उस जानवर की इकोसिस्टम में क्या अहमियत है। वो सोचता है कि मरते हुए जानवर की तस्वीर देखकर मुझे अभी कितना दुख हो रहा है। और ये शॉर्टकट हमें एक समझ का भ्रम देता है। हमें लगता है हम दुनिया को अच्छी तरह समझते हैं। और इसी भ्रम से नैरेटिव फैलेसी यानी कहानी गढ़ने की आदत जन्म लेती है, जिसे नसीम तालिब ने बहुत गहराई से समझाया है। इंसान को रैंडम चीजें पसंद नहीं है। वो हर घटना की एक साफ सुथरी कहानी बनाना चाहता है। हमें लगता है कि जो कुछ सफल हुआ वो किसी के टैलेंट या अचूक योजना की वजह से हुआ, और हम किस्मत के बड़े योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। गूगल की सफलता इसका सटीक उदाहरण है। जब भी गूगल की बात होती है तो 2 बेहद होशियार छात्रों और उनके सर्च इंजन की कहानी सुनाई जाती है। लगता है सफलता का पक्का फॉर्मूला है, लेकिन ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि कितने मौकों पर महज किस्मत ने उनका साथ दिया। एक बार तो वे अपनी कंपनी $1 मिलियन से भी कम में बेचने को तैयार थे, लेकिन खरीदार ने खुद मना कर दिया। अगर वो डील हो जाती तो आज गूगल का ये स्वरूप होता ही नहीं। किस्मत के इस पहलू को हटाकर हम एक झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। और ये भ्रम कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। हम सफल सीईओ को सुपर हीरो मानने लगते हैं। लेकिन व्यापारिक सफलता के डेटा का विश्लेषण करें तो सच्चाई चौंकाने वाली है। एक बेहतरीन सीईओ और सफलता के बीच का कोरिलेशन केवल 0.30 है।
यानी मजबूत सीईओ वाली कंपनी के सफल होने की संभावना केवल 60% है। जो सिक्का उछालकर फैसला करने वाले 50% से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं खरीदेगा जिस पर लिखा हो कि इस महान सीईओ की सफलता महज एक संयोग है। इंसानी दिमाग को तो भ्रमित करने वाली कहानियां ही चाहिए। और यही आदत तब खतरनाक होती है जब हम भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। यही फिलिप टेटलॉक की लोमड़ी और शाही की थियरी आती है। उन्होंने विशेषज्ञों का गहरा अध्ययन किया और पाया कि बड़े विचारों वाले विशेषज्ञ, जिन्हें वो शाही कहते हैं, वो अक्सर बुरी तरह फेल होते हैं। शाही वो हैं जो पूरी दुनिया को एक ही चश्मे से देखते हैं। इसके विपरीत लोमड़ी वो विचारक हैं जो मानते हैं कि दुनिया बहुत जटिल है। वो भाग्य और अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। लेकिन टीवी डिबेट में तो शाही को ही बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। इंसान के तौर पर हम सभी में ये अति आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। एक सर्वे के अनुसार 90% ड्राइवर मानते हैं कि वे औसत से बेहतर गाड़ी चलाते हैं, जो गणितीय रूप से पूरी तरह असंभव है। यही अति आत्मविश्वास स्टार्टअप्स की दुनिया में भी दिखता है। 80% लोगों को यकीन होता है कि वे सफल होंगे। वे अपने प्रोडक्ट पर इतने केंद्रित होते हैं कि भूल जाते हैं बाजार में और भी लोग यही काम कर रहे हैं। इस अंधेपन को कॉम्पिटिटर नेग्लेक्ट कहते हैं। इसके साथ ही इंसान के फैसले एक और बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। वो है नकारात्मकता का प्रभाव और नुकसान से बचना। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को ऐसा गढ़ा है कि हम मौकों से ज्यादा खतरों को अहमियत देते हैं। एक अच्छा खाना छूट जाना उतना बुरा नहीं है, लेकिन शिकारी का भोजन बन जाना जीवन का अंत है। हमारी जिंदगी में ये बहुत मजेदार तरीके से दिखता है। पॉल रोजन का वो चेरी और कॉकरोच वाला उदाहरण। हाँ, कल्पना कीजिए ताजा चेरी के कटोरे में कॉकरोच गिर जाए। वो पूरा कटोरा खाने लायक नहीं रहता। एक कॉकरोच ने सारी चेरी बर्बाद कर दी। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, एक कटोरा कॉकरोच से भरा है। अगर हम उसमें एक ताजा चेरी डाल दें तो क्या वो आकर्षक बनेगा? बिल्कुल नहीं। बुरी चीजें हमेशा अच्छी चीजों पर भारी पड़ती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नियम रिश्तों में भी लागू होता है। मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन का शोध बताता है कि रिश्तों को सफल बनाने के लिए 5.1 का नियम जरूरी है। यानी हर एक बुरी बातचीत के मुकाबले 5 अच्छी बातचीत होनी चाहिए। एक नकारात्मक घटना का प्रभाव सकारात्मक से 5 गुना ज्यादा होता है। जीव जंतु और इंसान फायदे की तुलना में नुकसान से बचने के लिए ज्यादा कड़ा संघर्ष करते हैं। इसलिए संगठनों में पुरानी व्यवस्था बदलना मुश्किल होता है। जिन्हें थोड़ा नुकसान होने वाला होता है वो ज्यादा आक्रामकता से लड़ते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो इन खामियों का समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि डैनियल कानमैन की किताब समाधान भी देती है। पहला तो यही है कि हमें सिस्टम 1 के जल्दबाजी वाले स्वभाव को पहचानना होगा। मुश्किल परिस्थिति में आसान जवाब मिले तो रुककर सिस्टम 2 को जानबूझकर सक्रिय करना चाहिए। कॉग्निटिव ईज के जाल से बचना चाहिए। और कंपनियों के स्तर पर गैरी क्लीन ने एक शानदार तकनीक दी है जिसे प्रीमॉर्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम तो घटना के बाद होता है, लेकिन प्रीमॉर्टम योजना के लागू होने से पहले। बिल्कुल। टीम लीडर कहता है कि कल्पना कीजिए 1 साल बीत चुका है और हमारी शानदार योजना पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब आप सभी इस बर्बादी का संक्षिप्त इतिहास लिखिए कि ये फेल क्यों हुई। ये तकनीक कमाल की है। हाँ, ये अति आत्मविश्वास और ग्रुप थिंक को एक झटके में खत्म कर देती है। क्योंकि इसमें लोगों को योजना के फेल होने के कारण खोजने का सीधा निर्देश दिया जाता है, जिससे वो वास्तविक खतरे देख पाते हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया गया था। इस गहरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। किताब में 2 अहम की बात की गई है। इंसान 2 हिस्सों में बटा है। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो वर्तमान पल को जीता है, और दूसरा है रिमेम्बरिंग सेल्फ, जो पुरानी यादों को संजोता है। क्या होगा अगर इन दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हों? जो चीज उस पल में दर्द देती है, जैसे पहाड़ की चढ़ाई करना, वो बाद में एक बेहतरीन याद बन सकती है। तो जब हम बड़े फैसले लेते हैं तो हमें किसके लिए फैसले लेने चाहिए? उस अहम के लिए जो आज महसूस कर रहा है, या उस अहम के लिए जो भविष्य की यादें बनाना चाहता है? ये सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जो पूरी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या जीवन सिर्फ यादें बनाने के लिए है या वर्तमान को महसूस करने के लिए? इस खूबसूरत सवाल का जवाब तो हर किसी को खुद खोजना होगा। हमें उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से दिमाग के काम करने के तरीके को समझने में मदद मिली होगी। इस तरह के और भी गहरे विश्लेषणात्मक वीडियो और जानकारियों के लिए YouTube चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।